गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने मिडिवल पोइट्री के बारे में पढ़ा था। आज हम सूखी ढली एकांकी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी टेक्स्ट बुक में नॉन डिटेल पार्ट में पहली एकांकी है। इसके एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी, जिनका जन्म 1910 ईसा में पंजाब के जलंधर शहर के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। आपकी बहुमुखी प्रतिभा साहित्य की विविध विधाओं में प्रवृत्त हुई है। आप एकांकी कला क्षेत्र में यथार्थवादी परंपरा का सूत्रपात करने वाले प्रमुख एकांकीकारों में से हैं। अश्क जी के सभी एकांकी आज के इन जनजीवन से संपृक्त हैं, जिनमें यथार्थवाद की ठोस अनुभूति एवं मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण रहता है। भाषा प्रयोग में अश्क जी अत्यंत निपुण हैं। वातावरण एवं पात्रानुकूल भाषा आपके समस्त एकांकियों में परिलक्षित होती है। आपने उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों का खुलकर प्रयोग किया है बड़ी सफलतापूर्वकता से। और 1965 ईसा में 1965 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से सर्वश्रेष्ठ नाटककार का सम्मान से अलंकृत किया गया। गद्य की विभिन्न विधाओं, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, संस्मरण, समालोचना आदि में विशिष्ट योगदान के लिए 1972 ईसा में आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजा गया था। आपकी मृत्यु 1996 में आपकी मृत्यु हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं एकांकी संग्रहों में देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गान, साहब को जुकाम है आदि एकांकी हैं। और उपन्यास भी उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं। और इस एकांकी के पात्रों के बारे में अगर हम जानकारी लें तो यहाँ पुरुष पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं। पुरुष पात्र में दादा, करमचंद, परेश, भाशी, मल्लू आदि हैं। और स्त्री पात्र में बेला, छोटी बहू, छोटी भाभी, मंजली भाभी, बड़ी भाभी, मंजली बहू, बड़ी बहू, रजवा इस घर की नौकरानी है, और पारो है। यहाँ स्त्री पात्रों में दादाजी की 3 बेटों की पत्नियां जो हैं उनको भाभियों के नाम से पुकारा जाता है। बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी। और उनकी बहुएं, दादा के पोतों की पत्नियां, उनको, वो 3 बहुएं हैं, उनको बड़ी बहू, मंजली बहू, छोटी बहू, इस तरह 3 नामों से पुकारा जाता है। दादा के सबसे छोटे बेटे का बेटा, उसका नाम परेश है, और सबसे छोटे बेटे की बेटी एक है, उसका नाम इंदु है। कहानी में मुख्य रूप से ये दिखाई देते हैं, प्रधान पात्रों में से हैं ये दोनों। परेश और उसकी पत्नी के सहारे कहानी आगे बढ़ती है एकांकी के अंदर। अब पहले दृश्य के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अराजकता को हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट में बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी ढालियाँ उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए हैं। अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छुपाए वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रही है। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण, वट का अर्थ है बैनियन ट्री, वट वृक्ष बैनियन ट्री जो बड़ा होता है। इस वट की संगति में वर्षों से रहने से दादा वट की ही भांति महान दिखाई देते हैं। आयु की 72 सर्दियाँ देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका है, और उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का
प्रण किए हुए है। यहाँ मूलराज जो है अपनी पूरी फैमिली को एक यूनिट में, जिसका अर्थ है पूरी एक फैमिली बनाकर, बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, 3 जनरेशन्स को, सभी को एक फैमिली की तरह एक जगह रखे हुए हैं एक यूनिट में। उनके घर के आंगन में जो है एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, वटवृक्ष है, जिसकी डालियां सारे पूरे घर के आंगन को कवर किए हुए है। उसी पेड़ के जैसे ये भी महान दिखते हैं। और इनके दादाजी के, मूलराज के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा सोल्जर था, जो सरकार की ओर से पहले महायुद्ध में 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। और इसके बदले में सरकार ने, इनकी कुर्बानी को देखकर सरकार ने 1 मुरब्बा ज़मीन उनको दी थी। 1 मुरब्बे का अर्थ है 1 एकड़। अब जो 1 एकड़ कहते हैं उसको 1 मुरब्बा कहते हैं। दादा अपनी मेहनत से आगे चलकर इस 1 मुरब्बा ज़मीन को 10 मुरब्बे बना लिया था, और जिसके अंदर उन्होंने डायरी फार्म और शुगर मिल, चीनी की एक फैक्ट्री भी लगाई थी रिसेंटली। इन सब की देखभाल जो है उनका छोटा 2 बेटे और पोते देखते थे। सबसे छोटे बेटे का बेटा जो है परेश, वो अभी अभी नायब तहसीलदार बनकर इसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई है, इसी शहर में वो तैनात हुआ है, जिसकी रिसेंटली उसकी शादी भी हुई लाहौर के एक बड़े प्रतिष्ठित कुटुंब में, एक अच्छे संपन्न परिवार में, प्रॉस्परस फैमिली में उनकी शादी हुई। लड़की बहुत सुशिक्षित थी, वेल एजुकेटेड लड़की के साथ शादी हुई, जिसका नाम है बेला। और ये परेश और बेला के पात्र जो हैं बड़े मुख्य पात्र हैं कहानी में। परेश के तहसीलदार बनना और बेला से उसकी शादी होना, ये 2 प्रमुख घटनाएं इनके घर में घटी थी। एक से उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पोतों को सुशिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, परेश के तहसीलदार होने की बात से जो है गांव में इनकी इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ गई, सरकारी ऑफिसों में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, आदर होने लगा। किंतु साथ ही ये दूसरी बात जो है, दूसरी बात क्या है, परेश की शादी एक सुशिक्षित लड़की से होना, तो इस बात से जो है थोड़ा घर में डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्योंकि जब तक ये शादी होकर इस घर में आती, उसके पहले तक इस घर में इंदु जो है परेश की बहन, वही सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी स्त्री मानी जाती थी। स्त्री पात्रों में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मानी जाती थी। वो प्राइमरी तक पढ़ी थी, शायद 5th या 6th तक वो पढ़ी थी, और बाकी सब इससे कम ही पढ़े थे। तो इसलिए उसकी दादा उससे ज़्यादा प्यार करते थे और उसकी बात चलती भी थी घर में। और जब ये छोटी बहू के ब्याह होने के बाद, छोटी बहू तो अच्छी पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी वो, इसके आने से थोड़ा घर में हलचल मच जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह एकदम शांत पानी में अगर ईंट या पत्थर फेंक दें तो उसके अंदर कैसे लहरें उठती हैं, डिस्टर्ब हो जाता है, उसी तरह का एक डिस्टर्बेंस घर के अंदर पैदा हो जाता है। और इसे दादा अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। और दादा सबको घर में समझाते हैं, परिवार के सभी सदस्यों को बेला के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहते हैं, और बेला को भी परिवार के साथ सम्मिलित होकर रहने का एक उपदेश की जैसा वो देते हैं, जिसको मानकर बेला अपने आप को इस घर के अनुकूल बना लेती है। इस घर का जो रिवाज है, इसके घर की जो रीति है, उसी तरह से अपने आप को चेंज कर लेती है। ये कहानी का एक सुखद अंत होता है। एकांकी जो है स्टेज के ऊपर प्ले की जाती है, स्टेज के ऊपर नाटक की तरह दिखाया जाता है पात्रों के ज़रिए।
इसके लिए एक स्टेज की ज़रूरत होती है और स्टेज के ऊपर जो है दृश्य को बनाया जाता है। कहानी या एकांकी के अंदर जो माहौल, जो घर, जो सिचुएशंस को दिखाया जाता है, उसके अनुकूल दृश्य को वहाँ बनाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। इस एकांकी के दृश्य को लेखक इस तरह बताते हैं कि पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। पर्दा जो है, स्टेज का पर्दा, जो कर्टन जो है, वो उठते ही क्या दिखता है? घर का बरामदा दिखता है। ऐसा एक लोकेशन को बनाया जाता है। वास्तव में ये बरामदा घर की स्त्रियों का रांदेव स्थल अर्थात सम्मिलन स्थल, सबके यहाँ बैठने उठने की जगह थी। तो यहाँ अक्सर कोलाहल मचा रहता था दिन भर, क्योंकि परिवार के सभी लोग यहीं बैठते उठते थे बरामदे में। कभी घर की स्त्रियाँ यहाँ धूप लेती हैं, कभी चरखे काटती हैं। चरखे काटने का अर्थ क्या है? रुई काटन में से धागा निकालना, थ्रेड निकालना और उस थ्रेड को कपड़ा बनाने में इस्तेमाल करना। चरखा काटते हैं, कभी गप्पे उड़ाती हैं, कभी लड़ती झगड़ती हैं और कुछ ना हो तो स्नानागार में पड़े कपड़े ही धोया करती हैं। ये स्नानागार बाहर के अहाते में है। दाईं दीवार के कोनों में जो दरवाज़ा है उसके साथ ही बाहर को है स्नानागार। ऐसे तो पहले घर के बाहर होता था बाथरूम, स्नानागार बाथरूम, वहाँ पड़े कपड़े धोया करती थी स्त्रियाँ, अपने अपने कपड़े। इसलिए निरंतर वहाँ कपड़े धोने की आवाज़ गूंजती रहती थी, धप धप की आवाज़। और सामने दीवार के बाईं ओर, दीवार के बाएं कोने में छोटी सी गैलरी है, जिसमें दोनों ओर आमने सामने पहले मझली बहू और उसके बाद बड़ी बहू के कमरे हैं, जिसकी खिड़कियाँ बरामदे में खुलती हैं। फिर मंझली भाभी और बड़ी भाभी के, छोटी भाभी जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है, उनका कमरा दाईं ओर है। और सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे, बैठने के लिए तख्त, बेंचेस, बैठने के लिए बेंचेस रखे हुए हैं और चारपाइयाँ भी वहाँ लगी हुई हैं। और दोपहर का समय दोपहर होने में अभी काफ़ी देर बाकी है, काफ़ी समय है, इसलिए वहाँ निस्तब्धता है, कोई भी वहाँ फैमिली का मेंबर नहीं है। तो यहाँ इंदु बड़े गुस्से से, इंदु का प्रवेश होता है स्टेज पर, बड़े गुस्से से इंदु आकर एक और गुस्से से तख्त पर बैठ जाती है। यहाँ से पहले दृश्य का आरंभ होता है। हम नेक्स्ट क्लास में पहले दृश्य के बारे में डिटेल से जानेंगे।